प्रचंड का जिक्र हो रहा था कि वो कैसे बच गए। प्रचंड के बचने की क्या कहानी है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो आज जो ये जो ब्लास्ट हुआ है नेपाल में, उसके बहुत बड़े रीजन प्रचंड है। क्यों? साइकोलॉजिकल रीजन है। साइकोलॉजिकल रीजन इसका ये है कि प्रचंड जब जनयुद्ध के नायक बन के आए तो एक उम्मीद बना के आए। जब मैं काठमांडू में जॉब करता था, मैं वहाँ तकरीबन 2 साल जॉब किया हुआ हूँ काठमांडू में, और मेरी उम्र अच्छी खासी है, और अभी हाल ही में मैं जॉब कर रहा था काठमांडू में। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वहाँ पे ना, दे आर लाइक वेरी हैप्पी पीपल। जो कैब चला रहा है वो भी खुश है, जो आईटी में काम कर रहा है वो भी खुश है, जो राशन का दुकान चला रहा है वो भी खुश है, और जो सड़क पे चाय बेच रहा है वो भी खुश है। आप कह रहे हैं कि फागुन के महीने में हम चुनाव भी करवा लेंगे। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? पार्लियामेंट में आपको चुन के कौन जा रहे हैं? क्या हर जगह जेनजी चला जाएगा? आपको लगता है? हम कहते हैं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि हम वॉच करेंगे, हम सारी प्रक्रिया को देखेंगे। आप सारी प्रक्रिया को देख लीजिए। मेरे नेपाल में चुनाव को रिग करने का कोई एलिगेशंस भी नहीं है, कोई ऐसा हिस्ट्री भी नहीं है। चुनाव एटलीस्ट वहाँ पे बैलेट पेपर बेस्ड है, ट्रांसपेरेंट है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है और तर्क संगत नहीं होगा कि इसमें चाइनीज रोल है, क्योंकि चाइनीज प्रो गवर्नमेंट है शासन में, तो चाइना का रोल हो नहीं सकता। इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, खास करके इस लेवल का तो आज तक किया ही नहीं इंडिया आज तक। बुद्ध का देश कहने का हक हमारा है। नेपाल तो भारत में हुई है, जन्म नेपाल में हुआ है, कर्म भूमि तो उनकी ये रही है। हाँ, कर्म भूमि रही है, लेकिन आपको जन्म वहीं पे है। आप दलाई लामा को आश्रय दिए हुए हैं, दलाई लामा यहाँ रह रहे हैं। भारत का भाग्य है ये कि उनके जैसा शख्सियत भारत में रह रहे हैं, और पूरा इंडिया उनको देख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं प्रचंड का मैं कतई समर्थक नहीं हूं। मैं ऐसा किसी आदमी का समर्थन कर ही नहीं सकता जो कि एक जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। पर प्रचंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल थाउजेंड डेथ्स। नेपाल में राजा से पहले राणा हुआ करते थे, तो राणा राजा को भी कंट्रोल किया करते थे, तो राणा नेपाल में स्कूल नहीं बनने देते थे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नेपाल में बीते हफ्तों जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें दर्दनाक भी थी, भयावह भी थी, और ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया ने देखा, और ये अपने आप में इतिहास में पहली बार हुआ जेनजीज का प्रोटेस्ट था। किस तरीके से आपने तस्वीरें, वीडियो सारे कुछ बीते दिनों देखी, लेकिन इसके अंदर की असली वजह क्या थी ये अभी भी बड़े लोगों के समझ में नहीं आ रही है। और लोग ये समझ रहे हैं, लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर ये क्या वजह हो सकती है कि एक देश की सड़कों पर तमाम युवा निकल आते हैं और उसके बाद जो कोहराम मचाते हैं वो पूरी दुनिया देखती है। इसी के लिए हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान को बुलाया। हमारे साथ विशाल मिश्रा जी होंगे। विशाल जी का मैं पहले परिचय आपको दे दूं। विशाल जी जनकपुर के पास नेपाल में जो पिपड़ा गांव है वहां से आते हैं। नेपाल को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम किसी पॉलिटिशियन से चर्चा करते हैं उससे कहीं बेहतर है नेपाल के लोग खुद बताएं कि वहां कैसे इस पूरे प्रदर्शन ने जन्म लिया, इसकी A to Z हिस्ट्री क्या है और कहां से ये सारी बातें उठ करके सामने आई। फिलहाल विशाल जी हमारे साथ स्टूडियो में है और कई अनसुनी कहानियां और नेपाल की जो जेनजी हिंसा है इसका असली सच बताएंगे। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वंस अगेन। सीधा सवाल सर पहले यही पूछूंगा कि जो कुछ हुआ नेपाल में बीते हफ्ते, सब तस्वीरें, वीडियो फुटेज सब देखी और देख करके लग रहा था यार कि एक देश में इस तरीके से हो सकता है कि एक युवा जेनजी जिसको हम टेक फ्रेंडली कहते हैं वो इस कदर प्रदर्शन पर हावी हो सकता है कि जहां मन आ रहा है वहां घुस जा रहा है, जहां मन आ रहा है तोड़फोड़ कर दे रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है और अलग तरह का प्रदर्शन। सर मैंने एक अलग तरीके की चीजें देखी। क्या वजह रही इस प्रोटेस्ट की? असली कहानी क्या है और क्यों हुआ ये प्रोटेस्ट? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर था? क्या सिर्फ नेपो किड्स को लेकर ये प्रोटेस्ट था? या फिर इस प्रोटेस्ट की कहानी कुछ और भी है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना तो मैं स्टेट्समैन हूं, तो मेरी आंसर्स ऑर्गेनिक होंगी
और उसका किसी राजनीतिक पार्टी या किसी कम्युनिटी से कोई उसका लेना देना नहीं है। ये मेरे खुद के व्यूज है, ऑर्गेनिक व्यूज हैं। तो अब बात रही जेनजी प्रोटेस्ट। बहरहाल तो जेनजी प्रोटेस्ट को हम इस तरह से सोच सकते हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट तो था ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रेटेड था। क्योंकि आप सामान्य बुद्धि से यदि आप देखेंगे तो एक समूह या आप मल्टीपल समूह भी आप ले लें तो मल्टीपल समूह पैरेलली 10 जगह जाकर के एक्शन में है, और शायद मैं 10 जगह बोल करके कम बता रहा हूं, क्योंकि नेपाल में ये मेची से लेकर महाकाली, यानी जहां से नेपाल स्टार्ट हुआ, जहां नेपाल एंड करता है, वहां तक प्रोटेस्ट हुई है। इंक्लूडिंग यदि आप मधेश के प्रांतों में आ जाएं तो मेरा गांव भी इससे बच नहीं पाया। मेरे गांव के वार्ड कार्यालय में जहां की गांव वाले की जमीन की फाइल्स रखी हुई हैं, जमीन की जो रिसिप्ट्स जो आप पे करते हैं, वो सब कुछ जला दिया गया। तो इसे कहीं से भी ऐसा मानना मुनासिब नहीं होगा कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था। ऑफ कोर्स इट वाज एन ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट, बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि क्या ये सिर्फ जेनजी इन्वॉल्व थे? पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत लोग सहभागी थे। ऑफ कोर्स जेनजी ने स्टार्ट किया, जेनजी इस मूवमेंट को ओन कर रही है, दे शुड ओन इट एज वेल। लेकिन यदि हम ऐसा मानेंगे कि सिर्फ इसमें जेनजी ही थे तो मुझे लगता है कि ये चीज तर्कसंगत नहीं होगा। मतलब आपको लगता है कि इसको हाईजैक किया, आप ये कंडेम कर रहे हो कि सिर्फ जेनजी नहीं थे? एग्जैक्टली इसमें सिर्फ जेनजी हो नहीं सकते। क्यों? मेरा सबसे पहला स्टैंड पॉइंट, मेरे देश का जेनजी सुप्रीम कोर्ट में आग नहीं लगाएगा। मैं मान नहीं सकता इस बात को। जो जेनजी इतना स्मार्ट है कि वो सिंबल बेस्ड पॉलिटिशियंस को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया है, यानी एक जो हम लोगों के समाज में जो चलता चला आया है आइकन्स, सिंबल्स, कि साउथ इंडियन मूवीज टाइप से रजनीकांत टाइप का कोई आएगा, सिंगल मैन आर्मी, और पूरे सिस्टम को अपसाइड डाउन चेंज कर देगा, ये सोच उनकी नहीं थी। एक समय में बालेन शाह का नाम बहुत ज्यादा चला, पूरा फेसबुक पट गया था उनके नाम से कि बालेन शाह पीएम बनने जा रहे हैं। आप लोग भी लगभग हर चैनल से यही बोल रहे थे। लेकिन जेनजीज आर स्मार्ट, उन्होंने जेंडर बायसनेस से ऊपर जाकर के और उन्होंने सिंबल बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर जाकर के उन्होंने एक नागरिक को चुना। ये बेस्ट पार्ट है जेनजी का, और मैं इस चीज का मैं अप्रिशिएट करता हूं उनका कि उनके पास वो फोरसाइट है जो कि ये कॉमनर्स के पास नहीं है। वो बालन को चुन सकते थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, कोई को वो चुन लेते, लेकिन नहीं, उनकी जो लिस्ट में जो नाम था उनमें सुशीला कार्की आती थी। क्यों आती थी? है ना, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, रिटायर्ड, और प्लस में शायद बहुत सारे आपके दर्शक, मेरे नेपलिस तो जानते ही होंगे, शायद आपके दर्शक इंडियंस जानते ना हो कि सुशीला कार्की को इंपीचमेंट के द्वारा हटाया गया था गवर्नमेंट द्वारा। रीजन क्या? कि ये गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती है। सुशीला कार्की कहती थी कि भाई आप जो नाम मेरे पास फलाने पोस्ट के लिए भैया भेज रहे हो, उसका तो केस चल रहा है मेरे कोर्ट में, लेकिन उसको कैसे बना दे कोई चीज, वो अपोज करती थी। पॉलिटिशियन ने हटा दिया उनको रास्ते से। उन्होंने उस सुशीला कार्की को चुना। उनके लिस्ट में कौन था? कुलमान घिसिंग। कुलमान घिसिंग जिसका पूरा नेपाल सम्मान करता है। ही इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रेडिकल चेंजेस लाए, रिफॉर्मेशन लाया, और इस कारण से उन्होंने अपना सम्मान अर्ज किया है। यानी वो सम्मान कोई उनको बाप दादाओं से आपको नहीं मिली है, उन्होंने अर्न किया है इस चीज को। तो जेनजी का कोई कोई पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग है एज पर मी। अब रहा बात कि क्या सोशल मीडिया बैन इसका रीजन है? देखिए, मेरा दिमाग ये कहता है नहीं। सोशल मीडिया बैन एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के, यानी
फेसबुक या ट्विटर वाले को खुश होने की कतई जरूरत नहीं है कि उनके बैन करने से देश चेंज कर जा रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन ट्रिगर पॉइंट बोला जब सर आपने, तो एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए। हाँ, लेकिन चिंगारी काफी तब होती है सर आग लगाने के लिए जब पहले से बारूद भरा हो। नेपाल में इतने दिन से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी चल रही थी, कई दफा संविधान बनाया इन्होंने, लेकिन क्या वो संविधान पूरे समाज को एड्रेस कर रहा था? क्या वो मधेसी को एड्रेस कर रहा था? जैसे मैंने आपको बाहर बताया था, मेरी परदादी इंडियन है, मेरी दादी इंडियन है, मेरी वाइफ इंडियन है, मेरी माँ इंडियन है, लेकिन आज यदि मैं अपना, एक तो मेरा कोई छोटा भाई है नहीं, लेकिन फर्ज कीजिए कि मेरा कोई छोटा भाई है, मैं उसका इंडिया में शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा संविधान हमको रोकता है। उन लोगों ने संविधान में इस तरह से क्लॉजेस डाले हैं, क्या कहता है आपका संविधान? कि कोई इंडियंस मेरे यहां शादी करने से बचेगा। वो मेरा संविधान अब ये कहता है कि यदि कोई लड़की ब्याह करके लाई जाती है इंडियन, तो उसको 7 साल तक बहुत सारे राइट्स ही नहीं है, कर्व कर दिए गए हैं। आप सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये मैं एक पॉइंट बता रहा हूं। और उससे पहले वाला संविधान तो और ज्यादा था। वो तो ये था कि आपको नागरिकता ही नहीं मिलेगा, देयर वाज अ सर्टेन टाइम फ्रेम, उसके बियॉन्ड जाकर के नागरिकता मिलेगा। और ये तो मैं एक अपना बात बता रहा हूं मधेश का, लेकिन जनरली एक आम राय है कि नेपाल में 2 समूह के लोग हैं, मधेसी पहाड़ी। ऐसा नहीं है, वहां पहाड़ी में भी जनजाति हैं जो कि सदियों से वंचित रही है, सदियों से सिर्फ उनको यूज किया गया है। उनकी भी स्थिति वही है, मधेसियों की स्थिति वही है। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको कह रहा था कि वो बारूद वहां जमा था जिसको एक चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी का क्रेडिट जाता है जेनजी और सोशल मीडिया बैन को। लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि ट्विटर को यह खुश होने की कतई जरूरत नहीं है कि आपके न होने के कारण से देश बदल जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एक ट्रिगर पॉइंट था। अब देखिए ना क्या स्थिति थी नेपाल की। एक्यूमुलेटेड वेल्थ अनलिमिटेड है, सोशल गैप इतना बड़ा है कि आप एक कॉमन मैन सोच नहीं सकते थे। जैसा मैं आपको नीचे बता रहा था स्टूडियो में कि मैंने आपके ही चैनल या कोई और इंडियन चैनल पे फुटेज देखा मैंने कि नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के घर को टॉर्च करने के लिए जब मॉब अंदर घुसी, इट वॉज लाइक अ मैंसन। यानी ऐसा मैंसन जो बॉलीवुड में भी नहीं दिखता है, आलीशान, वो रशियन स्टाइल का बड़ा बड़ा आर्क दिया हुआ, वो गोल्डन पेंट से एक रो बनाया हुआ, यानी दैट वाज समथिंग जो कि वहीं दिखता है, रशिया में दिखता है, यहां नहीं दिखता है। समझ नहीं आती है कि नेपाल की सत्ता को अगर मैं देखता हूं, प्रचंड, ओली 2-4 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है, कभी ये पीएम कभी वो पीएम, ये ऐसे ही एक चक्कर चलता रहता है, चक्रव्यूह चलता रहता है। जनता ही तो चुन रही है ना। देखिए मिश्रा जी, नेपाल अभी लाइमलाइट में है तो सारे क्वेश्चंस नेपाल पे ही उठेंगे, लेकिन आप साउथ ईस्ट एशिया में मुझे एक कंट्री का एग्जांपल दे दीजिए जहां की पॉलिटिकल पार्टी ओलिगार्की पर ना चलती हो। आप मुझे किसी देश का कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। मैं तो फॉरेनर हूं, इंडिया पे तो मैं बोलूंगा नहीं कुछ। क्या पाकिस्तान में ऐसा है? बांग्लादेश में ऐसा है? ये ओलिगार्किक माइंडसेट है। नहीं तो इंडिया में तो नहीं है ना सर। कैसे नहीं है सर? इंडिया में आप बताइए कैसे होगा? ओलिगार्किक माइंडसेट की जो विपरीत है भाई, वो क्या होता है? ओलिगार्किक माइंडसेट के विपरीत परिस्थिति में हम चले जाएं तो वो उस पार्टी में डेमोक्रेसी होती है, पार्टी के विद इन डेमोक्रेसी होती है। मैं नाम इंडिया का नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया, लेकिन आप देख लीजिए आसपास के भी देशों में एक पर्सन हमारे यहाँ कोई लेगेसी तो चली नहीं आ रही है सर कि नहीं इनके बाद इनका बेटा होगा या ये होगा, ये 4 नाम हैं, यही 4 नाम रहेंगे इसमें। ये तो है ही नहीं हमारे यहाँ। कई बार इसी सरकार में प्रयोग ऐसे हुए हैं कई विधानसभा चुनावों में कि नए नाम निकल करके आते हैं जो लोगों को पता भी नहीं होता है, जो नेपाल अब कर रहा है। क्या वो पार्टी के शीर्ष पद पे हैं? हाँ, सीएम कई ऐसे नाम में सीएम या कि पपेट्स हैं?
नहीं सर सॉरी, मैं आपको इस तरह से बोल रहा हूं। क्या वो पार्टी के शीर्ष पद पे हैं या वो एज अ पपेट सीएम वहां पे बिठाए जा रहे हैं? दोनों दो चीज है। ओलिगार्किक माइंडसेट ये हुआ कि पार्टी मेरे कंट्रोल में है, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट मी, आई एम द पार्टी। वो जो फीलिंग है इसको कहते हैं ओलिगार्किक माइंडसेट। यानी पार्टी हमसे है, हम हैं तो पार्टी है, हम हैं तो देश है, यानी आई एम द वन। यानी सेल्फ ऑब्सेशन का इससे बड़ा एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया को जो हम लोग छोड़ दें तो कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। ओबामा जैसा राजनीतिक जिसको पूरा देश पसंद करता था, वो एक स्टेट्समैन था, उसकी एक वैल्यू सिस्टम थी, आज कहां है? उन लोगों ने पहले से ऐसा लॉ बना रखा है कि आपके पास 2 टेन्योर है, यू कंप्लीटेड एंड यू आर गॉन। उसके बाद आप कॉलेज में जाकर के स्पीच दीजिए, लेक्चर दीजिए, आप पॉलिटिक्स में नहीं है। आप बता दीजिए यूके में सक्सेसिव टर्म रहा है पीएम्स का 3-3, 4-4 टर्म, ये यही होता है, साउथ ईस्ट एशिया नहीं होता है। ले लीजिए भुट्टो का गवर्नमेंट को ले लीजिए आप, वही रन किए ना। द सेम हैपेंड विथ नेपाल। ओली थॉट इट दिस वे कि मैं पार्टी हूं, मैं हूं तो पार्टी है, और जो मैं कहूंगा वही पार्टी होगी। शायद बहुत सारे इंडियंस ये चीज जानते नहीं हो कि CPI-ML जो ओली की आपको पार्टी है, यदि नाम कहने में मैं गलती कर रहा हूं तो सॉरी पहले ही, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई स्टेट्समैन नहीं हूं, मैं कॉमनर हूं आपकी तरह से। लेकिन जितनी की मेरी जानकारी है कि उनका पार्टी का संविधान यह कहता था कि पोस्ट 70 ईयर्स यू आर बाउंड टू रिटायर। ओली ने अभी कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले, ओली ने संविधान को बदल दिया। वो पार्टी से बड़े खुद हैं, और इस एरिया में, इस कॉन्टिनेंट में इससे बचा कोई नहीं है। यानी मुझे नहीं दिखता, हो सकता है कि मेरी राजनीतिक समझ लिमिटेड हो, लेकिन मुझे तो यही एग्जांपल हर देश में दिख रहा है एक्सेप्ट फ्रॉम वेस्ट। हर जगह यही चीज दिख रहा है मुझे। कांग्रेस में है तो हम ही है तो सब कुछ है। यानी आप एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को कभी पनपने ही नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने इर्द गिर्द पूरा सत्ता, पूरा राजनीति, पूरा देश रखना है। तो ये ओलिगार्किक माइंडसेट जब तक रहेगी तब तक ईश्वर करे इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन आती रहेंगी। ठीक है, अब जैसे हमारी चर्चा हो रही थी, पहले भी हुई कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हमने सब तरह से देखा, मतलब बड़े से बड़े नेताओं के घरों में घुस करके और उनको भागना पड़ गया, देश छोड़ने को मजबूर हो गए। प्रचंड का जिक्र हो रहा था कि वो कैसे बच गए। प्रचंड के बचने की क्या कहानी है? देखिए, प्रचंड एक सीजन पॉलिटिशियन है, और जिस समय में आप जब कह रहे हैं तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो आज जो ये जो ब्लास्ट हुआ है नेपाल में, उसके बहुत बड़े रीजन प्रचंड है। क्यों? साइकोलॉजिकल रीजन है। साइकोलॉजिकल रीजन इसका ये है कि प्रचंड जब जनयुद्ध के नायक बन के आए तो एक उम्मीद बंधा के आए। नेपालीज बेसिकली बड़े खुश रहने वाले जात हैं। जात वर्ड शायद सही नहीं है, खुश रहने वाले लोग हैं। जब मैं काठमांडू में जॉब करता था, मैं वहां तकरीबन 2 साल जॉब किया हुआ हूँ काठमांडू में, और मेरी उम्र अच्छी खासी है, और अभी हाल ही में मैं जॉब कर रहा था काठमांडू में। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वहां पे ना, दे आर लाइक वेरी हैप्पी पीपल। जो कैब चला रहा है वो भी खुश है, जो आईटी में काम कर रहा है वो भी खुश है, जो राशन का दुकान चला रहा है वो भी खुश है, और जो सड़क पे चाय बेच रहा है वो भी खुश है। काठमांडू इज द ओनली कैपिटल सिटी अक्रॉस द ग्लोब जो 8 बजे रात में सो जाता है। शायद आपको ना पता हो ये सारी चीजें। वहां वो नहीं है कि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है। काम किए, शाम में 2 लिटिल लिए, खाना खाएं, फैमिली डिनर का वहां का कल्चर है, ट्रेडिशन है, और सो गए। काठमांडू शहर, आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 बजे रात में आज भी बंद होता है। आपको पब्लिक
ट्रांसपोर्ट जो आपको चलती है वहां पे, जो बसेस वगैरह चलती हैं, ऑटो वगैरह चलती है, नहीं मिलेंगी। हाँ, जो ऐप बेस्ड कैब्स हैं आपको मिल जाएंगी, लेकिन मोर और लेस वो शहर सो जाता है 8 बजे तक। उन शहरियों को, उन देशवासियों को उम्मीद बधा कि ये एक जननायक है, ये आएगा तो बिल्कुल रजनीकांत स्टाइल में आएगा, मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल में आएगा और पूरे समाज को बदल के रख देगा। हुआ उलट, बिल्कुल उलट हो गया। वो आया, फिर शासन के मोहजाल में फंस गया। जितनी दफा प्रचंड प्रधानमंत्री बने हैं, जितनी सरकारों को प्रचंड ने मैनेज किया है, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट पूरे टेनियर को आप ले लें तो जितना पॉलिटिकल होल्ड प्रचंड का है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। और इससे हुआ क्या, जनता का उम्मीद टूटा। सबकी उम्मीद बन गई थी कि अब हमारा समाज बदलेगा, अब हमारा समाज इंप्रोवाइज करेगा, लेकिन डेटोरिएट किया समाज। तो कहीं ना कहीं तो एंग्विश तो बढ़ ही रहा था, कहीं ना कहीं एंग्विश तो बढ़ ही रहा था। अब प्लस में भाई प्रचंड कौन है, वो जनयुद्ध के नायक हैं, जंगल रहे हुए आदमी हैं, वो ऐसे ऐसे चीजों में नहीं फंसने वाले हैं, वो आपको बच जाएंगे। उनको पता है कैसे बचना है। जो लोग एफ्लुएंशियल फैमिली से आए हुए हैं, जिन लोगों को आराम तलबी की लत लग चुकी है, वो फंस जाते हैं। लेकिन जो जनयुद्ध करके आया हुआ आदमी है ना, ही इज कनिंगली स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मैं कह सकता हूं कि प्रचंड ओली प्रचंड की जाल में फंस गए। नहीं, प्रचंड अपने आप को सेफ रख लिए। प्रचंड को ये प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी प्रचंड की थी आपके मुताबिक? ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि पूरी प्लॉटिंग यदि प्रचंड की होती तो आज सुशीला कार्की पीएम नहीं बनती, है ना। पूरी प्लॉटिंग यदि प्रचंड की होती तो जो उनकी पार्टी है, माओवादी पार्टी, उनको टॉर्च नहीं किया जाता। लेकिन प्रचंड की बहुत सारी जो पार्टी की ऑफिसेस हैं, वो आपको कई जगह टॉर्च हुई है। और प्रचंड अब किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, ये भी मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। जब हम ये कर रहे हैं तो एक खबर अभी हमने और देखी कि जो अंतरिम सरकार बनी है उसने ओली के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। अब इस अंतरिम सरकार में, और ये खबर ये भी कि 5 तारीख को वहां पर आम चुनाव होने हैं, दोबारा राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। तो अब मुझे ये बताइए, एक तो आगे क्या होगा, कौन किसकी उम्मीद है, कौन पीएम बन सकता है, कैबिनेट कैसी रहेगी, ये कल्पना तो कर ही सकते हैं। दूसरा मुझे ये बताइए कि अब जो ये एफआईआर हुई है इसका क्या मतलब है, और उससे पहले भी पुलिस भी कह चुकी है, कल ही मैं देख रहा था कि लोग हमें वीडियो भेजे, अब हम चुन चुनकर कार्रवाई करेंगे। इस बड़ी प्रोटेस्ट के बाद, हिंसा के बाद अब क्या होने वाला है नेपाल, क्योंकि और ये बात मैं उस वक्त पे कर रहा हूं जब बहुत सीरियस नोट पे नेपाल अपने आसपास के अगर देशों को देखे तो पहले ही पिछड़ा हुआ है। अब इस हिंसा के बाद तो नेपाल कई दशकों पीछे चला गया है। ये बात मैं तब पूछ रहा हूं। देखिए, ये अनडाउटेबली हॉरिफिक एक्ट तो है। अब जैसे मैं कल ही या परसों में मैं कहीं देख रहा था कि हिल्टन को जो टॉर्च किया गया, तो हिल्टन में उत्तर प्रदेश का एक दंपति स्टे कर रहा था, और जब आग लगा तो वो फीमेल को कूदना पड़ा ऊपर से, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हॉरिफिक बार्बरिक एक्ट तो है, और एज पर द लॉ एक्शन जरूर होना चाहिए। बट द मेन पॉइंट इज, आप इन लोगों को सजा दे दीजिएगा, है ना। आप कह रहे हैं कि फागुन के महीने में हम चुनाव भी करवा लेंगे। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये है, क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? देखिए भाई, मेरा बैकग्राउंड आईटी से है, तो हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हम लोग प्रॉब्लम्स तो ठीक है डिस्कस करना है, लेकिन प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कर रहे हैं और सॉल्यूशन की डिस्कशन नहीं है तो फायदा नहीं है, वो एक आपको टाइम पास बन जाता है। अब देखिए, एज पर मी, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ सॉल्यूशन, यदि कोई मेरी बात को तहरीर दे फिर, कि नेपाल में अभी जो डेमोक्रेसी का जो स्वरूप है, वो डेमोक्रेसी का स्वरूप एक प्रबुद्ध समाज के लिए है, पढ़े लिखे समाज के लिए है,
ऐसे समाज के लिए है कि जो लोगों को वोट का कीमत पता हो और जहां लोगों ने धोखा ना खा रखा हो। डेमोक्रेसी की एग्जिस्टिंग सिस्टम से नेपाल ने सिर्फ धोखा खाया है। बहुत सारे देश खाए हैं, नेपाल ने थोड़ा ज्यादा खाया है, लेकिन खा सब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना यह पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी का जो क्लासिकल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को कंटिन्यू करने में देश हित है? मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं है, बेवकूफी है। कैसे बेवकूफी है? आप कह रहे हैं कि हम फागुन के महीने में या किसी भी महीने में डाउन द लाइन 6 मंथ्स या तो 1 ईयर आप मान लिया जाए कि हम चुनाव करवाते हैं। भाई चुनाव करवाएंगे तो आप लीगली किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर आइकनिक फिगर को आप चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं? नहीं। मान लिया जाए कि थोड़ा सा शर्म हया होगा उनमें, तो जो लोग कैमरे के आगे में जो लात खाए हैं वो यदि चुनाव न भी लड़ते हैं तो उनके शूज को फिल करने के लिए ऑलरेडी बहुत लोग खड़े हैं जो कि सेम माइंडसेट से आ रहे हैं। भाई प्रचंड ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं है ना, उनके पीछे 500 लोग ऐसे हैं जो उनका झोला उठा करके 30 साल चले हैं, वो सेम स्कूल ऑफ थॉट से हैं। प्रचंड नहीं आएगा, वो आएंगे। तो क्या वो भला कर देंगे देश का? क्या आप इस सिस्टम को आप फिक्स कर पाइएगा? तो नेपाल कभी नहीं कर पाइएगा। क्या चाहती है? नया डेमोक्रेसी सिस्टम हो, राजशाही वापस लौट आए? सर अब ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है कि जनता क्या चाहती है ना? आप क्योंकि हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूं कि मुझे कैसा दिख रहा है चीजों को। क्योंकि नेपाल के बारे में एक चीज सर आप और जान ले कि नेपाल एक इथिकली डिवाइडेड सोसाइटी है। बहुत ज्यादा डिविजन्स है, एक्सट्रीम लेवल के डिविजन्स हैं वहां, है ना? तो वहां एक कॉमन मत आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैं सोचता हूं वो मैं आपको कहता हूं, हमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को री इंजीनियर करना होगा। डेमोक्रेसी को क्लासिकल सेंस में कि डेमोक्रेसी हमारी 4 पिलर बेस्ड है और वो 4 पिलर पे ही चलेगा, जनमत से ही सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि ये चीज से नेपाल को फायदा मुझे नहीं लग रहा है। रीजन जो मैंने आपको बताया कि फिर से वैसे ही लोग चुन के आएंगे, फिर से वहां वोट जात पे ही पड़ेगा। इसमें ना डाइवर्जन हो गया। आपने कहा एक तो डेमोक्रेसी का जरूरी नहीं कि 4 पिलर ही हो, फिर आप कह रहे हो कि वही लोग चुन करके आएंगे। मतलब लोग बदलने हैं या डेमोक्रेसी के पिलर बदलने हैं? सर पॉइंट ये है कि यदि एग्जिस्टिंग पॉपुलर फेसेस को, जिनको मैं बार बार आइकन्स कह रहा हूं, कौन रोकता है नए फेसेस को उगने से? वही रोकते हैं ना, ओलिगार्किक माइंडसेट रोकती है ना। तो डेमोक्रेसी में लचीलापन है। हमारा पार्टी का जो बेस है, जब उस बेस ही पर्सन ओरिएंटेड है, ओलिगार्किक है, फिर तो वो वही काम करेगा। आज आपको प्रचंड आइकन बने हैं, कल होकर के कोई एक्स आइकन बन जाएगा। आज आपको देउआ आइकन है, कल शायद वाई बन जाए। पॉइंट ये है कि सर कि इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, प्लस में इस विकसित साइकिल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अभी क्या है कि जो भी कुछ हुआ है इसका बहुत ज्यादा जानकारी सारे पार्टी हेड्स को नहीं रहा होगा, है ना? ऑब्वियसली यदि रहा होता तो वो लोग भाग गए होते सेफ, यानी कहीं ना कहीं भाग गए होते, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जानकारी नहीं थी। और अभी उनका टेन्योर बहुत ज्यादा हैवी बचा हुआ, तो ऑफ कोर्स उनको फंडिंग्स की प्रॉब्लम आएगी। जो रिजर्व में जो उनके पास जो होगा भी पैसा, वो रिजर्व आज तक बड़े बड़े लोगों का नहीं चला, तो उनका कैसे चल जाएगा? रिजर्व तो डिप्लीट करना ही है। लेकिन बात यह है कि यदि हम इसी सिस्टम के तहत यदि हम जल्दबाजी में 6 महीना 1 साल के अंदर में चुनाव कर पाते हैं, तो फिर से पार्लियामेंट में आपको चुन के कौन जा रहे हैं? क्या हर जगह जेनजी चला जाएगा? आपको लगता है? हम कहते हैं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि हम वॉच करेंगे, हम सारी प्रक्रिया को देखेंगे। आप सारी प्रक्रिया को देख लीजिए। मेरे नेपाल में चुनाव को रिग करने का कोई एलिगेशंस भी नहीं है, कोई ऐसा हिस्ट्री भी नहीं है। चुनाव एटलीस्ट वहां पे बैलेट पेपर बेस्ड है, ट्रांसपेरेंट है। तो उसमें
उनके देखने ना देखने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन माय क्वेश्चन इज दिस, क्या हर जगह जेनजी जीत जाएगा? आपको लगता है सर? जो ये 33 साल का एक्सपीरियंस लेकर के जो प्रचंड और ये जो मधेश के जो सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट हैं, वो जो बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि वो बैठे रह जाएंगे ऐसे ही शांत? नो, दे विल अगेन प्ले विद द सिस्टम। और प्लस में वो कौन है? हम जो बार बार प्रचंड का नाम ले रहे हैं या मधेश के जो सो कॉल्ड आइकन्स हैं, हम उनका नाम जो हम ले रहे हैं बार बार, भाई वो है कौन? वो हमारे आपके बीच से तो गए हुए लोग हैं। हमारी समाज में प्रॉब्लम व्याप्त है, हमारी माइंडसेट में प्रॉब्लम है। यदि रिश्वतखोरी कहीं चल रहा है, उसके लिए सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, हर कोई जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि समाज की सोच पूरी तरह से प्रदूषित है, और उस प्रदूषित माहौल में उस प्रदूषित लोगों का मत लेकर के देश का भला हो ही नहीं सकता है। सो गिव इट अ ब्रेक, आप उसे ब्रेक दीजिए। अभी जो नेपाल की चुनाव प्रक्रिया को समझाइए फिर मुझे थोड़ा सा। मैं अभी ये कहना चाहूंगा सर कि अभी जो सरकार बनी है, दे से एक नागरिक सरकार, डेमोक्रेसी का एक फॉर्मेट ये भी है, और नहीं है तो हम बना देंगे। हम एक क्लासिकल डेमोक्रेसी को हम क्यों सर पे लाद के चले? हम इस नागरिक सरकार को कंटिन्यू करें कुछ दिन तक। कुलमान घिसिंग टाइप के लोग जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ऑफ कोर्स वहां एक आपको आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर रोहित, उस लेवल का आई स्पेशलिस्ट जो कि आज भी एक गरीब को वैल्यू देता है, वो उससे बात करता है, यानी वो बहुत कुछ किया है समाज के लिए, वो लोग आ गया है ना, वो लोग लीड करेंगे इसको। एक मंत्रालय इनको दे दो, एक मंत्रालय इनको दे दो, इस तरह से हमारे आपके समाज से बहुत लोग मिल जाएंगे। होता है ना कि जो समाज सेवक होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ये जरूरी नहीं है कि जब पावर में आए और उसका बर्डन वो झेल पाए, इतनी प्रोडक्टिविटी उनके अंदर हो कि वो इस चीज को मैनेज कर पाए। मैनेजमेंट भी एक सरकार में आने के बाद चीजों को मैनेज करना एक बड़ा काम है। वो समाज सेवक अगर वहां बैठ जाएगा तो हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा प्रोबेबिलिटी ये कर भी जाए, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि नहीं भी कर पाए। तो हमारे पास दो चॉइस है, एक सिस्टम जो बार बार फेल किया है, हम उसी को कंटिन्यू करें, जिसका एक्सपीरियंस है फेल करने का। हाँ, आप सोसाइटी में ये कर सकते हैं कि नए लीडरशिप रोल जिनमें हो उनको उभारिए, उनको सामने लाए सोसाइटी, और सोसाइटी उनको आगे बढ़ाए अगर उनमें काबिलियत देख रही है तो। मेरा कहना इसमें यह है कि आप उसी सिस्टम को कंटिन्यू करने की आप बात कर रहे हैं, सारा देश कर रहा है, शायद मैं ही थोड़ा अलग एंगल पे हूं मैं, लेकिन ये मेरा एंगल है। मैं कह रहा हूं कि एक सिस्टम जो कि प्रूवन फेल्ड है मेरे यहां, जिसकी हिस्ट्री है फेलियर की, जिसकी प्रोबेबिलिटी है फेल करने की बहुत ज्यादा, हम उस सिस्टम को कुछ देर के लिए हॉल्ट कर दें, तो थोड़ा देर के लिए थम जाओ, रुक जाओ, सब्र कर लो, हम कुछ साल चला लेते हैं इस चीज को, हम ट्राई तो करें नई चीज को, हम प्रयास तो करें अपनी ओर से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल यही सिस्टम कंटिन्यू कर जाए, नहीं। हम जब देखेंगे इस सिस्टम में हम एक प्रूवन बेंचमार्क्स दे दें कि भाई ठीक है, हमारा ग्रोथ रेट यहां तक आना चाहिए, हमारी जो इथनिक लेवल पे डिवाइड है उसको हम ऐसे ऐसे एड्रेस कर रहे हैं, और सबका टेंजिबल मार्कर्स हो। बहुत सारी ऐसी बेंचमार्क्स को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, और जब वो सारी बेंचमार्क और एक स्पेसिफिक हम लोग टाइमलाइन उसमें दे दें, 2 साल का, 1 साल का, 5 साल का, उसके बाद में डेमोक्रेसी की कोई और हम लोग ले फॉर्मेट ले आए। जैसे नोटा का एक बड़ा आपके यहाँ इशू है कि आप लोगों के चुनाव में आपका नोटा नहीं है, जो कैंडिडेट की लिस्ट है आप उसी में उसको वोट दे सकते हो। नोटा जैसी चीजें चली, वो एक है, लूप होल है, जिसको मुझे लगता है कि समय के साथ होना चाहिए। एक इस जो हिंसा हुई है इसमें एक चीज और कही जा रही थी, कहीं से फॉरेन फंडिंग हुई है, विदेशी ताकतों का हाथ था, कई सारे आप देशों के नाम लिए गए कि इन्हें यहां से पैसे पहुंचाए गए, किसी ने चाइना के बारे में कहा, किसी ने कुछ। क्या ऐसा भी लगता है कि बाहर से पैसा आया और इस प्रोटेस्ट को हवा दी गई?
देखिए, राजनीति बिना फ्यूल के तो चल नहीं सकता है, चाहे वो नेपाल में हो चाहे अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी हो, है ना। राजनीति को फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल पैसे में ही है। ठीक है। अब पॉइंट इज दिस कि प्रधानमंत्री ओली थे, चाइना की और ओपनली टिल्टेड थे, वो चाइना के घोर समर्थक थे, वो चाइना से वापस आए, नेक्स्ट डे बैन कर दिए सब कुछ को, है ना। तो इसमें ये कहना थोड़ा मुश्किल है और तर्क संगत नहीं होगा कि इसमें चाइनीज रोल है, क्योंकि चाइनीज प्रो गवर्नमेंट है शासन में, तो चाइना का रोल हो नहीं सकता। इंडिया से ओली का रिलेशन अच्छा नहीं था, जब वो पहले भी आपको पीएम बने थे तब भी अच्छा नहीं था, लेकिन आमतौर पे मेरा अपना मानना यह है कि इंडिया ऐसे नेपाल में बहुत बदनाम है कि इंडियन का बहुत इंटरफेरेंस है। मतलब ये लगता है कि नेपाल में जो भी गवर्नमेंट है वो पपेट है, चाइना उसको चलाता है। ओली रहते हैं तो पर्टिकुलरली, लेकिन जितना इंडिया की राजनीति को मैं समझता देखता हूं, इंडिया बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, खास करके इस लेवल का तो आज तक किया ही नहीं इंडिया आज तक। इनफैक्ट इंडिया पे जो वॉर्स भी आपको हुए हैं, सारे वॉर्स इंपोज किए गए हैं, इंडिया ने खुद से वॉर नहीं किया है। तो इंडिया का इंटरफेरेंस, ऑफ कोर्स नेपाल एक सैंडविच स्टेट है, दो बड़े बड़े राष्ट्र हैं और सब अपना अपना हित उसमें देखेंगे, क्योंकि दोनों राष्ट्र का हिस्ट्री। सर, हमने तो नेपाल को कभी ऐसा समझा ही नहीं दूसरे देश की तरह। इंडिया ने तो हमेशा उसको भाई की भूमिका में क्या अपना ही माना है, अपनापन दिया है। भाई, हिंदुस्तान युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है, और इसीलिए हमने नेपाल को तो हमेशा साथ लेकर के चले। देखिए, नेपाल बुद्ध का देश है, ऑफ कोर्स भारत में भी बुद्ध आए, भारत में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन बुद्ध का देश कहने का हक हमारा है। सर, नेपाल तो भारत में हुई है, जन्म नेपाल में हुआ है, कर्म भूमि तो उनकी ये रही है। हाँ, कर्म भूमि रही है, लेकिन आपको जन्म वहीं पे है। और आज भी आपके इंडिया में कितने सारे एथनिक बुद्धिस्ट आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जाइए नेपाल, आज भी मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे। नेपाल में जैसे जैसे जाइएगा ना पहाड़ पे, तो आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं ये सर, वो फिर जो आपको बिलीव करते हैं। दलाई लामा को आज भी इंडिया में ही रहना पड़ रहा है, आज भी वो भारत ही उनको रखे और बड़ा सेफ महसूस करते हैं। आप दलाई लामा को आश्रय दिए हुए हैं, दलाई लामा यहाँ रह रहे हैं, भारत का भाग्य है ये कि उनके जैसा शख्सियत भारत में रह रहे हैं और पूरा इंडिया उनको देख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त एक बात और आई कि क्या ब्राह्मणों को लेकर के कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि ब्राह्मणों की वजह से ये सब हुआ, ब्राह्मणों की वजह से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, वहां हुआ, उसकी एक बड़ी वजह ब्राह्मण बताए गए। ऐसा भी कुछ था वहां पे? देखिए, ये हमारे आपके समाज का एक बड़ा व्यापक प्रॉब्लम है, बहुत व्यापक प्रॉब्लम है। हम लोग सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं और हम लोग एक फिक्सियस व्यू पॉइंट रखते हैं, फिक्सियस, ऑल टाइम फिक्सियस। भाई, मैं प्रचंड का समर्थक नहीं हूं, हार्डकोर समर्थक नहीं हूं, मैं ओली का हार्डकोर समर्थक नहीं हूं, लेकिन जनयुद्ध का आर्किटेक्ट वो था, जनयुद्ध को लीड उसने किया, नेगोशिएशन कैपेबिलिटी उसमें थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी उसमें थी। भाई, दूसरे में होता तो तुम बन जाते पार्टी के हेड। भाई, प्रचंड में काबिलियत थी, फिर तो वो हेड था अपनी पार्टी का। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं प्रचंड का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, मैं ऐसा किसी आदमी का समर्थन कर ही नहीं सकता जो कि एक जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। पर प्रचंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल थाउजेंड डेथ्स। मैं ऐसा किसी आदमी को मैं समर्थन कर ही नहीं सकता आइडियोलॉजिकली। लेकिन अब जब बात ब्राह्मणवाद पे आई है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई, प्रचंड में वो बात थी, फिर तो वो अपनी पार्टी का हेड बना ना। भाई, कोई और बन जाता ना। भाई, कौन मना कर रहा था? कौन मना कर रहा था? अब जैसे ओली का हम बात करें, ओली अपने टाइम के पॉलिटिशियन थे और उनकी पार्टी ने उनको हेड बनाया ना। कभी ना कभी तो ओली हेड बने जब होंगे तो पार्टी में व्यापक तौर पे संविधान के इससे ही हुई होगी।
उसी तरह से देउआ ले लीजिए, उसी तरह से कोइराला फैमिली लीजिए। लेकिन होता क्या है कि कोइंसिडेंटली सारे या तो ब्राह्मण हैं या तो फिर क्षत्रिय हैं। तो अब क्या है, नेपाल के मुझे जरा थोड़ा कास्ट सिस्टम भी समझा दीजिए यहाँ पे टोकना है आपको। क्या है नेपाल में, जैसे किन किन जाति के कैसे लोग रहते हैं? आप समझ लीजिए इंडिया का रेप्लिका है। ओके। हम आपसे अलग नहीं है। यानी ऑफ कोर्स आइडियोलॉजिकली कभी आपको यानी अलग मानते ही यानी एक बॉर्डर लाइन घिंची हुई है। आपका राष्ट्र अलग है, मेरा राष्ट्र अलग है, आपका संविधान अलग है, मेरा संविधान अलग है, लेकिन आप ये समझिए कि हम आप बहुत हद तक क्लोज हैं, बहुत हद तक क्लोज हैं। मधेश में तो आप खास करके ये समझिए कि मामा भांजा वाला संबंध है। मामा इंडिया का, भांजा उधर का, मामा उधर का तो भांजा इधर का। और जैसा मैंने आपको अपना ही फैमिली का लाइनेज बेटी का संबंध है ना, तो अभी सुशीला कार्की भी बहुत अच्छा बोल रही थी, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा उनका बात। बड़ा छोटा सा बाइट था उनका, लेकिन ये है कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छी वक्ता ना हो, बहुत बड़ी स्टेट्समैन नहीं हो, लेकिन जो मुझे सुन के लगा और जो उन्होंने भारत के बारे में जो बोला, तो वो एक गृहिणी और वो एक माँ ही बोल सकती है। वो एक पॉलिटिशियन नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। पॉलिटिशियन का भाषा अलग होता है, तर्ज अलग होती है। तो वो क्या बोली, उनसे कोई पत्रकार पूछा कि भारत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो देखिए भाई उनका आंसर बहुत स्मार्ट था। भाई वो बोली और खुल के बोली, देखिए गवर्नमेंट के बीच में जैसा भी संबंध हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो बढ़िया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो कि चीजों को समझता हो और जमीनी स्तर पे जाके समझता हो। अरे पॉलिटिशियंस तो ठीक है, हो सकता है ओली से संबंध अच्छा ना रहा हो, प्रचंड से संबंध ना अच्छा रहा हो, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था, कोइराला से बहुत बढ़िया संबंध था। एक जमाना ऐसा भी था कि इंडिया के कांग्रेस पार्टी का नेपाल के राज परिवार से बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था। फिर एक जमाना ऐसा भी आया कि हमने अपने धर्म को फॉलो करते हुए आपके यहाँ की बिग शॉट को पशुपतिनाथ के मंदिर में जाने से रोक दिया और आपने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया। और वो तो खैर बहुत पहले की आपको बात है, भूल भी सकते हैं। अभी रिसेंट भी तो ब्लॉकेड हुआ था। तो कहीं ना कहीं यदि दो देशों के बीच में संबंध खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अवलोकन करने का जरूरत है। हम लोगों को मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्या हमारे फॉरेन पॉलिसी में कहीं दोष है? क्या जरूरत था ब्लॉकेट करने का, वो भी उस मोमेंट में? आप कहते हैं कि ठीक है, जो मधेसी के लोग हैं ब्लॉकेट वो कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ब्लॉकेट तो आप ही किए थे, और वो भी कब? जब नेपाल अभी अभी अर्थक्वेक से बाहर आया है। उस अर्थक्वेक में सबसे पहला हेल्प आपका पहुंचता है, बिना मांगे हुए आप पहुंचा देते हैं हेल्प, और ठीक उसके थोड़े दिन के बाद में आप कर देते हैं ब्लॉकेट। तो कहीं ना कहीं देश का संबंध भाई यदि वीक हुआ है गवर्नमेंट वाइज, कौन रिस्पॉन्सिबल है? राजा रामचंद्र नहीं रिस्पॉन्सिबल है, नेहरू जी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो किया वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैं कास्ट सिस्टम को समझना। हाँ, कास्ट सिस्टम तो देखिए, कास्ट सिस्टम वही है, कॉम्प्लिकेटेड कास्ट सिस्टम है। जिस तरह से हिंदूज आपके यहाँ हैं, हम लोगों के यहाँ भी हैं, तो उसमें वही 4 वर्ण की आपको बात वहां पे है। और जो आप लोगों के यहाँ ये मंडल और कमंडल का जब राजनीति स्टार्ट हुआ, तो उसका गूंज थोड़ा ज्यादा ही तगड़ा था, पहुंचा नेपाल तक, थोड़ा लेट से पहुंचा लेकिन पहुंचा। वीपी सिंह मुस्लिम्स का क्या स्टेटस है नेपाल में? मुस्लिम्स का देखिए, यदि मैं अपने बचपन को याद करूं तो मुस्लिम्स होते थे और एक कॉम्युनल हार्मोनी भी थी। ज्यादा मुस्लिम्स नहीं थे, कम मुस्लिम्स थे, लेकिन कभी मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन नोन है, पिछले 2 दशक में, 3 दशक में ये चीज तो हुआ ही है। कोई पार्टी माने, कोई पार्टी नहीं माने, लेकिन हुआ है। प्लस में आप ये चीज देखिए कि उससे अफेक्टेड जिस तरह से आपका बिहार का जो बेल्ट है, सीमांचल का बेल्ट ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, अररिया ले लीजिए, तो हम भी इफेक्टेड है।
ठीक है, हम भी इफेक्टेड हैं। लेकिन कास्ट सिस्टम क्या है सर, मैं कास्ट सिस्टम पे सिर्फ एक चीज आपको जोड़ना चाहूंगा कि ये मंडल का राजनीति जब यहां से स्टार्ट हुआ इंडिया से, तो उसका दस्तक तो पड़ा, नेपाल पे भी पड़ा। अब क्या है कि जो मुझे लगता है, यानी माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये क्या है सर, ये सिंपल सा बात ये है कि एक जमाने में ये सारे प्रॉब्लम्स समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त हैं, लेकिन आज आप खुद से सवाल कीजिए, क्या ये प्रॉब्लम्स आज एग्जिस्ट करते हैं? कोई ऐसा जात का इंसान मुझे आज तक नहीं मिला है जो ये बोले कि मैं फलाना स्कूल में एडमिशन लेने गया हूं और मेरे बच्चे को मेरे जात होने के कारण से एडमिशन में मिला हो। कोई हॉस्पिटल का एग्जांपल दे दे, या चलिए अभी हम ये क्या कहते हैं, धाम यात्रा, अभी हम गए थे बद्री केदार, तो बद्री केदार में क्या आपको रोका जा रहा है कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम आओगे और तुम छोटे जात हो तो ना आओगे? अरे वो 50 साल पुरानी बातें हैं, 25 साल पुरानी बातें, लेकिन आप उसको ढो रहे हैं आज। क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि आपका फायदा है, राजनीतिक फायदा है। आज यदि आप क्षमतावान हैं, आपको आपके लिए कोई बैरियर नहीं है। सिस्टम का भी दोष मानते हैं। नेपाल में एजुकेशन सिस्टम कैसा है सर? एक तो कास्ट सिस्टम जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल हम आप सब हैं। मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही को दोष नहीं दूंगा, उसके लिए इक्वली हम आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर आप देखिए एजुकेशन सिस्टम पे आए तो जैसा हम आप जब बात कर रहे थे, भाई आज हम आप यहां पे क्यों बैठे हैं? वेरी सिंपल रीजन, आपके मेरे फादर एफ्लुएंट थे अपने टाइम पे, दे कुड अफोर्ड आवर एजुकेशन, सो वी आर हियर। लेकिन उसके फादर नहीं थे, उसके फादर के पास में शायद पैसा नहीं था और शायद उनकी सोच भी उतनी नहीं थी, तो वो पीछे रह गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकार तो सोच सकती थी। आखिरकार वेस्टर्न वर्ल्ड ने सोचा ना ये चीज। राइट टू एजुकेशन नहीं है। राइट टू एजुकेशन होके भी क्या होगा सर? क्या बदल जाएगा उससे? क्या बदल जाएगा सर? आप मुझे समझाएं। तो नहीं, एजुकेशन भी है और लोग अपने हक भी जानते हैं। क्या बदल गया उससे सर? क्या बदल गया? क्या बदल गया बताइए आप मुझे। राइट टू एजुकेशन है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। आप और भी ढेर सारे राइट्स ले आए, 10 वोट आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन फायदा क्या है सर? उसका फायदा क्या है सर? सर एग्जैक्टली इंडिया वो वेस्ट वाली सोचने की क्षमता ही हममें नहीं है। या तो क्षमता नहीं है या हम जानबूझ के सोचना नहीं चाहते हैं। आप समाज में मल्टीपल वर्ग जानबूझ के बना रहे हैं, प्री प्लान्ड वे में बना रहे हैं। लोगों को राजशाही सिस्टम पसंद आता है अभी कि आप सर अब नहीं आता है? राजशाही पे हम लोग आएंगे, लेकिन आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भाई आप जाएं, या आपके जो मित्र आईटी में, जो आज जो यूएस में, यूके में जो होंगे बैठे हुए, आप उनसे पूछ लीजिए क्या सिस्टम है वहां का। वहां सरकारी स्कूल है, लेकिन बढ़िया स्कूल है और मैक्सिमम बच्चे उसमें पढ़ते हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, डेमोक्रेट हो या कोई भी पार्टी का हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, व्हाइट्स हो, ब्लैक्स हो, यानी जितना आप डिवीजन पॉइंट सोच सकते हैं उनके लिए वो कॉमन स्कूल है, फंडेड बाय गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत पे करते हैं आप, लेकिन वो पेमेंट फॉर पीनट्स है। उन्होंने सोचा, आपने क्यों नहीं सोचा? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप में सामर्थ्य नहीं है सोचने का, और या तो आप करना नहीं चाहते हैं। तो मुझे वो दूसरे वाली पॉइंट में ज्यादा दम लगता है। हम लोगों ने समाज को जानबूझ के तोड़ा है। अब देखिए क्या था वहां नेपाल में, राजा से पहले राणा हुआ करते थे, तो राणा राजा को भी कंट्रोल किया करते थे। तो राणा नेपाल में स्कूल नहीं बनने देते थे, है ना। तो मेरे ही गांव के एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन थे, रामनारायण मिश्र, वो स्कूल बनाते थे, राणा करके आग लगाता था, फिर स्कूल बनाते थे। उसी तरह से मेरे गांव के बगल के एक बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्तित्व का नाम है गूगल, और टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है,
है ना, गूगल बाबू कहते हैं लोग उनको, तो आम चाल के इसमें गूगल बाबू कहते हैं तो वही याद है, टाइटल मुझे नहीं याद है। तो गूगल बाबू अपने जमाने में नेपाल का पहला स्कूल बना दिए, उसके लिए राणा ने उनको जेल में भी डाला, फिर भी वो बनाए। तो रिफॉर्मिस्ट हमेशा रहा है आपके मेरे बीच से, लेकिन सरकार का समर्थन नहीं रहा है। सरकार कभी नहीं चाहिए है कि हमारा समाज एलिवेट करे, कभी नहीं चाहिए सरकार। उससे हुआ क्या, मेरा और आपका समाज बट गया, टोटली बाइफर्केटेड है, एंटी ब्राह्मण फीलिंग है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ब्राह्मण्स को सारे सुख सुविधा हमेशा जुग जुगांतर से मिलते चला आ रहा है। वो गलत भी नहीं है बोलने में, भाई ब्राह्मण इन्फ्लुएंशियल थे, उनके पास पैसा था, उनको फायदा मिला, लेकिन यदि वो फायदा देश के कॉमन इंसान को नहीं मिला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्राह्मण जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। उनको करना ही नहीं है, आज भी नहीं कर रहे। 1900s का बात हम लोग छोड़ दें, 2025 है, क्या आज आपको दिख रहा है ऐसा प्लान कहीं है? प्रशांत किशोर एक बिहार में बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन भगवान करे कि वो करें, हम भी दिल से चाहेंगे कि वो करें, लेकिन वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनका टाइटल पांडे है। लोग का एक मत पांडे टाइटल के आपको पीछे हो ही नहीं सकता है। वही प्रशांत किशोर की बातें कोई दूसरा वर्ग का इंसान यदि करता होता ना, तो वो आइकन बन गया होता। सीएम की बात छोड़ दीजिए, पीएम बन जाता वो इंसान भारत का। लेकिन सिंस वो पांडे है, उसको कोई नहीं सुनेगा, उसको वोट ही नहीं करना है, क्योंकि लोगों के मन में वो खुंदक है, एंटी ब्राह्मण फीलिंग्स व्याप्त हैं, जिसके लिए जिम्मेदार हम आप सब हैं। आज मैं या कोई और चाहेगा कि वो जीत जाए नेपाल से, उसके लिए संभव नहीं है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी कमिटेड हो, ऑनेस्ट हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी टाइटल मिस रहा है, आप ट्रस्ट खो चुके हैं। और दूसरा क्या किया उन लोगों ने? नेपाल में जो हम सर बोल रहे हैं कि जो बटा हुआ समाज है, तो ये बड़ा चैनलाइज्ड वे में बटा हुआ समाज है। हम लोग जो इसमें आते हैं, मधेसी ग्रुप में आते हैं, तो हम लोगों का सदियों से शोषण हुआ है, सदियों से, आज नहीं। जब मेरे परदादा और परदादा के ऊपर वाले थे, तब भी शोषित समाज थे। और हम भी कास्ट बाइफर्केशन के अलावा स्किन कलर का मैं बात कर रहा हूं सर, स्किन कलर का मैं बात कर रहा हूं। मधेसी और पहाड़, मधेसी वर्ग और पहाड़ी वर्ग हमेशा से दो वर्ग बटा रहा, और पहाड़ी वर्ग वहां हमेशा शासन में रहा, और हमेशा मधेसियों की अवहेलना हुई, हमेशा। अब जैसे देखिए ना सर, चलिए आपने सरकारी नौकरी नहीं दिया, हम बात समझ में आता है, चलो कोई भूखे नहीं मरेगा उस कारण से। यानी आज के जमाने में वो पहले वाली पॉवर्टी नहीं बची कि कोई भूखा मर रहा है, या गांव में किसी पर्टिकुलर गांव में ना खाना, यानी घर में खाना ना बन रहा हो। एटलीस्ट मेरे गांव में ऐसा नहीं है। जब हम छोटे थे तो बहुत लोगों को देखते थे कि गांव घर में रात का खाना नहीं बना, काहे उसके पास पैसे नहीं है ना। या मेरे पास भी आ गया कि मालिक हमको यानी फलाना प्रॉब्लम है, जिसको करना है हेल्प किया। आज तो वो दिन नहीं है, आज भूखे कोई नहीं मर रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप सर देखिए क्या है, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सिस्टमैटिकली काम किया। वहां जो मैट्रिकुलेशन का जो ये होता है, जो प्रोसेस है, उन लोगों ने क्या किया कि पहाड़ का जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्जाम्स है उसको स्पेयर रखा और मधेश में चोरी करवा दी। आज से नहीं, 10-15 सालों से। इससे हुआ क्या, हमारा 2-3 जनरेशन चौपट हो गया। आज के डेट में जितनी बातें मैं यहां पे बोल पा रहा हूं, वो शायद कम बोल पाए।
आप उनको एक साधारण सा किसी टॉपिक पे लिखने के लिए ऐसे दे दीजिए, उनके मातृभाषा में नहीं लिख पाएंगे ढंग से, क्योंकि आप जब पढ़े ही नहीं ढंग से, आपका माइंड ग्रो ही नहीं करेगा। और सर दिक्कत यह है ना कि उसी माइंड के लोग आज नेता भी हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं कि डिप्टी पीएम का जो, समझ रहे हैं, डिप्टी पीएम का घर में जो वो था, यानी कि जो घर था उसका जिक्र कर, वही आज वो है, ज्यादातर लोग बड़े कारण हैं जो जिम्मेदार हैं। और विशाल जी ने बहुत डीपली उन सब सारी चीजों को बताया, और मुझे लगता है कि अब ये तो फैसला दर्शक करेंगे आपकी बातों में कितना सही कितना गलत या क्या एंगल उनका है, ये तो दर्शक बताएंगे। लेकिन विशाल जी, ये यकीन मानिए, हिंदुस्तान नेपाल के साथ हमेशा हर तरह की संभव मदद के लिए खड़ा रहा था, खड़ा है और खड़ा हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज का जो उन्होंने अपना नई आपकी जो अंतरिम सरकार बनी है उसको लेकर के भी जो एक्सपर्ट उन्होंने बात कही है, उसमें भी ये बात हमेशा रखी और हमेशा से नेपाल के साथ ये है। हालांकि इस हिंसा ने नेपाल को कई दशकों पीछे धकेल दिया है, यह हकीकत है। बावजूद उसके हम भारतवासी ये उम्मीद करेंगे और हर नेपाली भी उम्मीद कर रहा होगा कि देश का आगे बढ़े, तरक्की करे, और हर देश के आदमी को यही चाहिए होता है। विशाल जी की बातों से कितना आप सहमत है, कितना असहमत है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। थैंक यू।